करेरा हलचल के खास प्रोग्राम हमारी धरोहर में आपका स्वागत है। करेरा से 20 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा दिनारा कस्बा कहने को तो ग्राम पंचायत है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में हमारे पीछे आप जो तालाब देख रहे हैं, इसका नाम इतिहास के पन्नों में वीर सरोवर के नाम से दर्ज है, जिसे वीर सिंह जू देव ने बनवाया था। उनकी याद यह तालाब आज भी कराता है। इस तालाब का क्या महत्व है, क्या इतिहास है, देखेंगे इस कार्यक्रम में। 1605 से 1627 के बीच बनाया गया यह दिनारा का तालाब वीर सिंह जू देव द्वारा, इसका क्षेत्रफल काफ़ी बृहद है और उसमें नीचे तक जाने के लिए देखिए आप सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और इस तालाब के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे सीधी बात करेंगे। साबला जी बताएंगे दिनारा तालाब का जो इतिहास है, ये इसका निर्माण कब हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप दिनारा तालाब के लिए यहाँ अपने करेरा हलचल को लेकर आए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। ये जो तालाब बनाया गया है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी में ओरछा नरेश राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा ऐसे कई तालाब और ऐतिहासिक महत्व की इमारतें, महल, दुर्ग, बावड़ी, क्योंकि उनकी स्थापित कला में और इनके लिए उनका बहुत ही रुचि उनकी दुर्गों, महलों और तालाबों को बनाने में थी। उसी कड़ी में उन्होंने ये दिनारा तालाब और दिनारा तालाब के साथ साथ उन्होंने ऐसे कई तालाब बनाए। इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने 52 कुएँ, 52 बावड़ी, 52 तालाब के निर्माण उन्होंने करवाए। उसी कड़ी में 3 तालाब, सबसे जो बड़े तालाब उन्होंने अपने नाम के अनुरूप बनाए, उनमें देव सागर, पृथ्वीपुर, सिंह सरोवर, कुड़ार और देव सरोवर दिनारा, वीर सरोवर दिनारा। सबसे बड़े तालाब के रूप में दर्ज वीर सरोवर है और कुछ समय पहले तक पूरे मध्य प्रदेश के 3 तालाबों में सबसे बड़े तालाब के रूप में ये तालाब तीसरे नंबर के तालाब में मध्य प्रदेश में जाना जाता था। ये तालाब जो है 702 हेक्टेयर वर्ग फुट की उसमें फैला हुआ है। बड़े विस्तार से आप देख सकते हैं सामने कितना बड़ा विस्तार ये तालाब लगे हुए है। और इसके मुख्य उद्देश्य राजा बिरसिंह देव जो इतिहास में जाने गए हैं, उनकी यहाँ उनकी सबसे बड़ी रुचिकर उनकी अपनी जनता जनार्दन के प्रति, प्रजा के प्रति उनका इतना रहमदिल और रवैया था। वो चाहते थे कि हमारे क्षेत्र की प्रजा किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, वो कृषि के संसाधनों को, जल संरचनाओं को बनाने में हमारे देश के अधिकांश राजाओं ने रुचि रखी है। उसी रुचि की कड़ी को आप देख सकते हैं ये दिनारा का वीर सरोवर। ये तालाब की कुछ विशेषताएं, संरचना, इनके बारे में भी बताएं कि ये विशेषताएं क्या हैं खास तौर पर इस तालाब की? इस तालाब की विशेषताएं आप मुख्य रूप से तो देख सकते हैं कि ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं, ये जो छतरी पूरी बनी हुई है, एक सामने नीचे बनी हुई है। और इसकी आप संरचना एक स्थापित कला, मध्ययुगीन का समय में जो एक स्थापित कला था हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार, कि उसमें जगह जगह पर घाटों का निर्माण, की नहाने के लिए लोगों की व्यवस्था है और सुंदरता कैसे आए इसके लिए छतरियों के निर्माण। लेकिन ये समझ लो कि काल ने राजा को इतना समय नहीं दिया कि उसको पूर्ण रूप से वो इन छतरियों का या इस तालाब का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण करा सकते थे। लेकिन फिर भी इतना अधूरा सुंदरीकरण होने के बाद भी इतने सुंदरतम धरोहरों में है कि आज अगर सरकार इसको पर्यटन के क्षेत्र में ले जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों को आप देखें कि ये जगह जगह खराब पड़ी हुई है, टूटी पड़ी हुई है। इस तरह की जो ये सामने आप ये जो छतरी देख रहे हैं, इस तरह की पूरी छतरी, इन सारे जो सामने जो घाट बने हुए हैं, घाटों पर सारी छतरियाँ बनने थीं। लेकिन किसी कारणवश से या राजा का इस जमीन से, धरती से परलोक गमन होने के कारण ये सारी संरचना अधूरी रह गई। यहाँ अपन खड़े हैं, इसको सुरई घाट बोलते हैं ना? जी हाँ। सुरई घाट के अलावा और इस तालाब में ऐसे कितने घाट हैं और वो कौन कौन से घाट हैं जिनका जो है यहाँ निर्माण कराया गया है, इतना विस्तृत विशाल रूप इस तालाब को दिया गया है? तो बाकी घाट के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस तालाब में जब राजा बिरसिंह देव के द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया गया, तब उन्होंने इस तरह के कई घाटों को
रूपों को उन्होंने सहेज कर दिया। जैसे कि ये घाट को सुरई घाट के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जब हम झांसी से दनारा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ 16 दरबारी करके एक घाट बनाया था, जिसमें 16 दरवाजे थे और वहाँ से नहरों का निकलने के लिए ही मार्ग था, जल के लिए, किसानों के लिए। लेकिन आज वो 16 द्वारी भी इसी तरह से, जिस तरह से ये सौंदर्यीकरण के लिए तरस रहा है, इसी तरह से वो भी अपने सौंदर्यीकरण के लिए तरस रहा है। इसके अलावा एक गुप्तेश्वर घाट है। एक घाट जो है यहाँ पर जो गढ़ी बनाई थी राजा बिरसंग देव ने उस समय, और उसके नीचे जो बना हुआ है उसको रानी घाट के नाम से जाना जाता है। एक मोदी तोड़ में राजघाट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से बिरसंग देव ने जो तालाबों का निर्माण जब करवाया तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए इस तरह के कई घाटों का, अलग अलग घाटों का निर्माण करवाया, जहाँ पर कुछ घाटों की व्यवस्था जनता के लिए थी, कुछ घाट जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि रानी घाट और राजघाट, जिस पर राजा के लोगों का स्नान और उनकी व्यवस्थाओं के लिए थी। कुछ जो सादा घाट थे जैसे बलिया घाट या बलखंडी घाट, इन घाटों पर आम जन का आना जाना और निस्तार के लिए था। तो ये तालाब से जुड़ी हुई कोई किद्वंती हो, तालाब किसकी याद में बनवाया है, क्यों इसका निर्माण कराया गया है, इसके पीछे कुछ कहानी है, क्या रहस्य है? ये मुख्य रूप से मैं आपको ध्यानाकर्षण करवाता हूँ कि ये महत्वाकांक्षी राजा बिरसंग देव थे। वो अपने समय की एक मध्ययुगीन सल्तनत में, सल्तनत कालीन समय था उस समय, अकबर के बाद का ये जो बिरसंग देव का समय चला, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे, वो अपनी राजकुमार के समय में सलीम के नाम से जाने जाते थे। और ये जो राजा बिरसंग देव इतिहास के समय में उनको जाना गया, वो राम साई के नाम से जाने जाते थे। इन दोनों की मित्रता होने के उपरांत जब उन दोनों की मित्रता हुई, उन्होंने अकबर के सेनापति का वध किया बेलुआ पर, और उसके बाद जब सलीम जहांगीर के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने ओरछा की सल्तनत या रियासत अपने मित्र राम साय के लिए दी गई। तो राम साय जब ओरछा के नरेश बने तो उनका नामकरण वीर सिंह के नाम से होगा। और उन्होंने ऐसी कई यादगार इमारतें बनाई जिनमें उन्होंने अपने मित्र की एक जहांगीर के लिए जो है उनकी याद में बनाई, वो आप समझ सकते हैं ओरछा में एक जहांगीर महल है। और लेकिन जो इस तरह की जो उनकी प्रजा की जनहितैषी सोच के अनुरूप कई तालाबों और कुआं का निर्माण करवाया गया। उनमें ये दिनारा का तालाब है, दतिया का जहांगीर महल है। और इसकी किंवदंती मुख्य रूप से एक किंवदंती और मैं आपको इसकी बताता हूँ कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों के द्वारा किंवदंती जो दिनारे में या आसपास क्षेत्र में है कि इसको एक रात में ही जिन्नों के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन ये इतिहास में जरूर किंवदंती हो सकती है, लेकिन ये अपन इसको मान नहीं सकते हैं। ये किंवदंती अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविकता में आप देख सकते हैं कि जो ये इसका निर्माण कार्य, आप इसकी शैली देख रहा है, एक तो मध्ययुगीन शैली जो इसमें मुगल कालीन जो बुंदेला वंश के स्थापित कला की एक उच्च स्तरीय शैली थी। आप इन कंगूरों को देख सकते हैं, इन कंगूरों में जो उनकी मोर या इस तरह के जो संरचनाएं बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये तालाब का जैसे क्षरण हो रहा है, कहीं ना कहीं रखरखाव नहीं हो पा रहा है, वर्तमान में इस तालाब का उपयोग क्या रह गया है, आप लोग कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं? वर्तमान में क्या जो उपयोग इसका पहले जिस निर्माण के जिस मूल उद्देश्य के लिए किया गया था, आज भी उसका वही उद्देश्य है कि इसके तालाब से मछली पालन, और इसमें सिंगाड़े भी बहुत होते हैं, मछली भी का पालन होता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका उपयोग कृषकों की भूमि के लिए, जल की जो नहरें इस तालाब के साथ साथ पास में अलगी ग्राम है, आप उस अलगी में भी राजा बिरसंग देव के बनवाया गया। थंदरा का तालाब राजा बिरसंग देव के द्वारा बनवाया गया। खिरिया का तालाब, और उन सब तालाबों में इस तालाब से पानी का भराव क्षेत्र, ये बड़ा डैम था, इससे सारे तालाबों का पानी भरा जाता था। मुख्य उद्देश्य इसका क्षेत्र की किसानों की कृषि उपज के लिए पानी की देखरेख थी। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में हालात ये हो चुकी है इसकी कि जब राजसी समय था, आप समझ सकते हैं कि जब एक राजा ने इतने बड़े तालाब का निर्माण करा दिया और एक इतना बड़ा संरचना निर्मित कर दी, लेकिन आज 70 साल 72 साल हमारी भारत सरकार को आने के बाद या मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद
आज दिनांक तक इस तालाब में कभी नहर नहीं आ चुकी। इससे बड़ी इस नहर तालाब की और दुर्दशा क्या होगी। और इसमें की इतना ही नहीं, इसके लिए माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहर का उद्घाटन भी कर दिया गया, जो कि आज अधूरी नहर पड़ी हुई है। आज तक 6 साल में ये नहर का यहाँ काम नहीं हो पाया। तो ये देखें कि इस तालाब का जो निर्माण कराया गया था राजाशाही समय में, उस समय भी ये माना जाता रहा कि यहाँ की जनता को पानी मिल सके, जल संरचना इसलिए निर्मित कराई जाती थी। और आज भी इस तालाब में मछली पालन, सिंघाड़े की खेती के साथ साथ खेतों के लिए पानी का उपयोग लोग करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब तालाब पूरा सूखने के कगार पे आ जाता है, और क्योंकि इस तालाब में कहीं से कोई नहर नहीं जोड़ी गई है। प्राकृतिक रूप से जो वर्षा का जल होता है, जो संरक्षित इस जल तालाब में हो जाता है, वही इसके रख रखाव में रह पाता है और उसी से लोग उपयोग करते हैं। यदि इस तालाब में नहर और जोड़ दी जाए तो निश्चित रूप से 12 महीने इस तालाब में पानी रहेगा और किसानों को, इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ ज़्यादा मिल सकेगा। किनारा तालाब के सुरई घाट से लगा हुआ गुप्तेश्वर मंदिर है, जहाँ शिव जी की मूर्ति स्थापित है। इस गुप्तेश्वर मंदिर का क्या है गुप्त राज, यह भी जानेंगे। चलते हैं गुप्तेश्वर मंदिर। ये जो गुप्तेश्वर मंदिर का इतिहास है, या गुप्तेश्वर नाम इसका क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गुप्तेश्वरों का महत्वपूर्ण नाम इसलिए पड़ा कि आप समझ सकते हैं कि अंदर जो इसमें शिव जी की प्रतिमा है वो गुप्त रूप से विराजमान है। और गुप्त रूप से विराजमान होने का कारण महत्वपूर्ण ये है कि जब ये बांध बांधा गया, उस समय यहाँ 2 मंदिर थे। एक मंदिर नीचे जो तलहटी में अभी भी बना हुआ है वर्तमान में, उसके और एक मंदिर ये बिल्कुल यहाँ पर नीचे इस पहाड़ी के तलहटी में था। उसमें शिव जी की प्रतिमा बड़े रूप में स्थापित थी, जो वहीं पर आज भी इस बांध के नीचे दबी हुई है। लेकिन उसमें से संक्षिप्त रूप में एक ऐसी यहाँ आकर गुप्त रूप में यहाँ वास किया शिव जी की प्रतिमा ने। और उस समय जो इसके निर्माणकर्ता राजा बिरसंग जी थे, जूदेव थे, उनको ऐसा आभास उनके गुरु ने करवाया कि इसमें शिव जी की प्रतिमा है, पहले आप इसको गुप्त रूप से इनको बनाएं और इसका पूजन करें, उसके बाद इस मंदिर के ऊपर आप ये निर्माण कार्य चालू करें। तब वो बांध बनवाया गया, इसलिए इसका गुप्तेश्वर के नाम से नाम पड़ा। और ये क्षेत्र पूर्व समय से एक गुप्त रूप में जाना जाता। अभी तो ये आप देख रहे हो इस मंदिर का बड़ा निर्माण हो गया, लेकिन एक छोटी सी गुप्त उसमें थी, वो नीचे से ऊपर तक एक गुफा थी। इस गुफा के बारे में भी ये किंवदंती है कि यहाँ से जो एक गुफा खमेरा में, दतिया जिले में एक खमेरा गांव है, वहाँ भी आज शंकर जी का मठ मंदिर है। वहाँ तक इस गुप्त मार्ग से ये रास्ता वहाँ तक गई है गुफा में, जहाँ से कपिल मुनि जी महाराज स्नान करने उस आश्रम से नीचे तक ये तालाब की तलहटी में जब ये नाला था, यहाँ जो नदी थी, धर्मू नदी के ऊपर ये जो पुल बांध बंधा हुआ है, ये धर्मू नदी का ये एक कासना नाला कहलाता था। उस नाले के में आकर वो जो बड़ा नदी का पैता था, उस नदी पे आकर वो कपिल मुनि जी महाराज यहाँ आकर नदी में, तालाब में नहाने आते थे। वो इस मार्ग से आते थे और अपनी सारी शारीरिक जो आंतरिक संरचना है, उस संरचना को अपने गुप्त मार्ग से बाहर निकालकर उसको धोकर वो फिर योग क्रियाओं के द्वारा अपने अंदर स्थापित करके वहाँ से वापस इसी मार्ग से जाते थे। इसलिए इसको गुप्तेश्वर और गुप्त मार्ग के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दिनारा की पहचान केवड़ा से भी जानी जाती है, और केवड़ा के पेड़ यहाँ काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे, जिसमें एक भुटिया लगती है और उसकी सुगंध 15 से 20 दिन तक रहती थी। इस केवड़ा की अब वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये केवड़ा के नाम से यहाँ पहचान थी दिनारा की, लेकिन वर्तमान में अब क्या स्थिति यहाँ केवड़ा की। आप देख ही रहे हैं इस समय जो स्थितियाँ हैं कि इस समय यहाँ पर कुछ पेड़ रह गए हैं, लेकिन पहले आप देख सकते हैं जो सामने जो है जगह खाली पड़ी हुई है, इस पूरी जगह पर केवड़े के सैकड़ों पेड़ हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में रिहायशी परिस्थितियाँ बढ़ने के कारण और बस्तियाँ नए निर्माण होने के कारण एक केवड़ा के पेड़ कम हो गए। लेकिन और इसकी पहचान आपको मैं एक बात और बताऊं, इसमें जो भुटिया निकलती थी, इससे कुछ लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलता था। वो रोजगार इन भुटियों को ले जाकर जब सड़क किनारे पर बेचने के लिए ले जाते थे तो उस समय इनको ट्रक वाले दूर दूर तक कानपुर, बम्बई, मुंबई, क्योंकि नेशनल हाईवे होने के कारण ये भारत को जोड़ने वाली सड़क है और इस सड़क पर
ये पहचान के रूप में दिनारा से, यहाँ से भुटिया के रूप में यहाँ से जाती थी कई दूर क्या दूर तक। विशेषता क्या रही है इस भुटिया की, जो कि लोग यहाँ से दूर दूर तक इसको लेके जाते रहे? इसका कारण ये है कि ये बहुत सीमित मात्रा में भारत देश के अंदर उत्पन्न होता है। इसका कारण है इसकी नमी चाहिए, और नमी के कारण ये प्राकृतिक रूप से सदियों पहले जब ये बांध बनवाया गया था राजा महाराजाओं के द्वारा, उस समय उन्होंने इसको जहाँ इसकी पैदावार ज़्यादा थी वहाँ से बीज लाकर इस तलहटी में इसका बीज का छिड़काव किया गया था। उस बीज के छिड़काव के कारण यहाँ भुटिया केवड़ा की ये पैदावार जब बढ़ी, और उस पैदावार को बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार भी मिला, और इस चारों तरफ इस पे एक ऐसा भीनी भीनी खुशबू फैली रहती थी, उसका एक बहुत ज़बरदस्त वातावरण रहता था। और आसपास इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो सामने किला बना हुआ है, उस किले पर जब महाराजा और उनकी लोग वहाँ पर मंत्रिमंडल का जब बैठक होती थी, उस बैठक में यहाँ से जब भीनी भीनी खुशबू उड़ती थी तो वहाँ तक उनकी बैठक खाने तक पहुँचती थी। इसका कारण सिर्फ यही है कि राजाओं ने इसको यहाँ लाकर बसाया, इनको यहाँ पैदावार में उपज पैदा की। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में, आज से हम 10 साल में ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस तरह से बियड़ के रूप में ख़त्म हो गया है कि ये पेड़े ख़त्म कर दिए गए लोगों के द्वारा, और इसके प्रति जो वन विभाग या वन उपाजिकी संस्थान या सरकारी संस्थान इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी है, इसको ना देखने के कारण इसकी हालत ये हो रही है। और ये भुटिया बहुत ही, ये माने कि आप इसमें जब ये भुटिया लगती है तो यहाँ कई अजगर बड़े बड़े और सर्प रूप में यहाँ आकर निवास करते थे, तो अब उनका भी निवास यहाँ खत्म हो गया, और ये देखरेख के अभाव में, सरकारी देखरेख के अभाव में खत्म होती जा रही है। तो ये केवड़ा जो एक यहाँ की पहचान थी, जिसकी भीनी खुशबू देश के कई हिस्सों में पहुँचती थी, वो भी यहाँ से विलुप्त होता जा रहा है, या कहेंगे विलुप्ति के कगार पर है। करेरा हलचल की हमारी धरोहर में आज इतना ही। नई धरोहर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।